इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खेल रचते हैं और दूसरे जो बस मोहरे बनकर इस्तेमाल होते हैं। क्या आपको लगता है कि आप बार बार हार जाते हैं? क्या लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं? क्या आपके फैसले, आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में हैं? तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। द 48 लॉज ऑफ पावर, वो किताब जिसने गुलामों को राजा बना दिया, कमजोरों को चालाक और सामान्य लोगों को अपराजेय, और आज आपके हाथ में है ये ताकत। आज की इस वीडियो में सुनिए पहले 5 पावर लॉज। हर लॉ के पीछे छुपा है एक गहरा राज जो आपको सिखाएगा कैसे लोगों की असली नीयत समझो, कैसे खुद को फूल प्रूफ बनाओ और कैसे उस पावर को हासिल करो जो दुनिया को झुका दे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है भाई। मैंने पूरी ऑडियो बुक को एक प्लेलिस्ट में बदल दिया है। लॉ 1 से लेकर लॉ 48 तक एक भी मिस नहीं होगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके बताओ कि तुम तैयार हो अगला कदम उठाने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर बार इस्तेमाल होता है। अब उसकी आंखें खोलनी जरूरी हैं। अब वक्त आ गया है अपना माइंडसेट बदलने का, अपनी पावर पहचानने का और गेम को अपने कंट्रोल में लेने का। द 48 लॉज ऑफ पावर, क्योंकि अगली बार जब तुम किसी से मिलोगे तुम कमजोर नहीं, चालाक बन चुके होगे। शुरुआत करते हैं। नियम 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखे। विचार अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम ठीक उलटा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज्यादा प्रतिभाशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। शक्ति की कुंजी, हर इंसान में असुरक्षा की भावनाएं होती हैं। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावनाएं जाग जाती हैं। यह स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहरहाल, अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। बॉस से श्रेष्ठ दिखना या उससे ज्यादा प्रभावशाली दिखना शक्ति हासिल करने की राह में शायद सबसे बड़ी गलती होती है। यह सोचने की मूर्खता न करें कि दुनिया लुई 14वें और मेडिसी के युग के बाद बहुत बदल चुकी है। ऊंचे पद पर बैठे लोग राजाओं और रानियों की तरह होते हैं। वे अपने पद पर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। बुद्धि और आकर्षण के मामले में वे अपने आसपास के लोगों से श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। आप भूल से भी इस आम धारणा पर न चलें कि प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करके आप बॉस की सद्भावना हासिल कर लेंगे। हो सकता है बॉस ऊपर से तो आपकी प्रशंसा करने का नाटक करे, लेकिन मौका मिलते ही वह आपकी जगह पर किसी कम बुद्धिमान, कम आकर्षक और कम खतरनाक लगने वाले व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। आपको यह जान लेना चाहिए कि इस नियम के 2 पहलू हैं। पहली बात, हो सकता है कि आप कोशिश किए बिना ही अपने बॉस से श्रेष्ठ या ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों। बहरहाल, कुछ बॉस दूसरों से ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि अपने आकर्षण और गुणों की बदौलत आप बिना कुछ किए ही उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हों। अगर आप अपने आकर्षण को कम न करना चाहें तो भी कम से कम आपको आत्म प्रदर्शन के इस दैत्य से बचना चाहिए और बॉस के साथ रहते समय अपने अच्छे गुणों को दबाने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरी बात, यह कभी न माने कि चूंकि बॉस आपसे प्रेम करता है इसलिए आप अपनी मनमर्जी का हर काम कर सकते हैं। ऐसे कई प्रिय पात्रों, मुंह चढ़े लोगों पर किताबें लिखी जा सकती हैं जिन्होंने यह मान लिया था कि वे हमेशा बॉस की नजरों में चढ़े रहेंगे, लेकिन बॉस से ज्यादा चमकने के कारण वे उसकी नजरों से गिर गए। अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को जानने के बाद आप इस नियम से लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मालिक की चापलूसी करना चाहिए और उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहिए। प्रत्यक्ष या सीधी चापलूसी असरदार होती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। प्रत्यक्ष चापलूसी बहुत स्पष्ट होती है और साफ दिख जाती है। इसके अलावा यह दूसरे दरबारियों
को भी चुभ जाती है। इसके बजाय अप्रत्यक्ष या छिपाकर की गई चापलूसी बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से ज्यादा बुद्धिमान हैं तो इसके विपरीत प्रदर्शन करें। उसे अपने से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खता का अभिनय करें। ऐसा दिखावा करें जैसे आपको उसकी विशिष्टतापूर्ण सलाह की जरूरत है। ऐसी हानिरहित गलतियां करें जिनसे आपको आगे चलकर नुकसान न पहुंचे, लेकिन जिनके कारण आपको उसकी मदद मांगने का अवसर मिले। हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन कराना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस के अनुभव के खजाने से सलाह नहीं मांगेंगे तो वह आपके प्रति आक्रोश और दुश्मनी रख सकता है। अगर आपके विचार अपने बॉस के विचारों से ज्यादा रचनात्मक हैं तो सबके सामने उनका श्रेय उसे ही दें। सबको यह स्पष्ट बता दें कि आपकी सलाह दरअसल बॉस की सलाह की प्रतिध्वनि मात्र है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा सामाजिक और उदार हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बॉस सूर्य है और आपको उसकी चमक रोकने वाला बादल नहीं बनना चाहिए। सबके सामने हमेशा बॉस को सूर्य साबित करते रहें, जिसके चारों तरफ हर व्यक्ति ग्रहों की तरह चक्कर लगाता है। उसे शक्ति और प्रकाश का पुंज बना दें। उसे ध्यान का केंद्र बना दें। इन सभी मामलों में अपने गुणों को छिपाना कमजोरी नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको शक्ति हासिल होती है। जब आप बॉस को अपने से ज्यादा चमकने देते हैं तो बागडोर आपके हाथ में होती है। आप उसकी असुरक्षा के शिकार नहीं बनते हैं। यह उस दिन काम आएगा जब आप निचले पद से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अगर आप बॉस को खुद से ज्यादा चमकने देंगे तो वह आपको ईश्वर का दिया वरदान मानेगा और तत्काल आपकी तरक्की कर देगा। तस्वीर: आसमान में सितारे। एक समय में सिर्फ एक ही सूर्य रह सकता है। कभी भी सूरज की रोशनी में बाधा न डालें या उसकी चमक से मुकाबला न करें। इसके बजाय आसमान में खुद को धुंधला बनाकर और सूर्य की रोशनी को अधिकतम बनाने के तरीके खोजें। विशेषज्ञ की राय: अपने मालिक से ज्यादा तेजी से चमकने से बचें। किसी भी तरह की श्रेष्ठता लोगों को नापसंद होती है और वे उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने बॉस से ज्यादा श्रेष्ठ दिखने की कोशिश तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। आसमान के सितारे हमें यही सबक सिखाते हैं। हो सकता है वे सूर्य जितने ही चमकदार हों, लेकिन सूर्य के चमकते समय वे नजर नहीं आते हैं। नियम 2: मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। विचार मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। शक्ति की कुंजी यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया निर्भर है और आपके मित्र उसकी निर्ममता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हां में हां मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं। चूंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती है, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के इस काम से संबंधों का संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली।
मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपको मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में योग्यता और क्षमता मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होना चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस तथ्य को ढांक लेती है। शक्ति की कुंजी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की ऐसी अनछुई खान है जिसका दोहन करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेश मंत्री टैलीरेड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टैलीरैंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा, इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टैलीरैंड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा। अंत में टैलीरैंड यह जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर आधारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वे नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टैलीरैंड और फोके के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बन रहे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी से विचलित या दुखी न हो। आप मित्र के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम ही नहीं होता है कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर अनिश्चितता के समय में विश्वास किया जा सकता है। अपने शत्रुओं से लाभ लेना। सम्राट हीरो को एक बार उनके एक शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बहुत बदबू आती है। सम्राट को यह बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने रानी को फटकारा, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? रानी चरित्रवान, पतिव्रता और भोली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दोष स्पष्ट दिखाई देते हैं उनके बारे में हमारे शत्रु हमारे मित्रों या परिचितों से ज्यादा जानते हैं। प्लूटार्क, किसी के दिए लाभ के बजाय नुकसान का बदला चुकाने के लिए लोग ज्यादा तत्पर होते हैं, क्योंकि कृतज्ञता बोझ है और प्रतिशोध आनंद है। तस्वीर कृतज्ञता का जबड़ा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे कृतज्ञता से आपको कच्चा चबा जाएंगे। विशेषज्ञ की राय, यह सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको मूठ की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी लाभ लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से भी हानि उठाता है। नियम 3, अपने इरादे छिपाकर रखें।
विचार आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर न होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बात करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी भलमनसाहत को प्रमाणित कर देंगे। वे बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौंथारा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तौल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। यह समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कड़वी सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं, तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे, न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप यह शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताए जिससे लोग प्रभावित हो जाए। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता, सिंसेरिटी। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा। इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं।
आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉथचाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहटों और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा लें। याद रखें, अपनी प्रभावशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह के नीरस नकाब को लगाकर निराश न हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। हालांकि आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की छवि न बनाए। आपकी सबसे बड़ी चालाकी यह होना चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। भरी दोपहर में समुद्र पार करें, इसका मतलब यह है कि अपने चेहरे के सामने जाने पहचाना मुखौटा लगा लें। चूंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीजें देखने की आदत पड़ जाती है, इसलिए रणनीति बनाने वाला नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है, भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय, जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक प्रकट न करें जब तक कि उनका विरोध करना असंभव न हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ही न हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर लें। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती हैं जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। विचार लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे, तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति की कुंजी शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं, तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं, तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनको और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे, तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं, तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद का जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी, ऑरेकल की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात न कहते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़बुन में रहता था कि इसका न जाना क्या मतलब होगा।
वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग, धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कॉन्डरेटी रैलेयेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रैलेयेव को फांसी दी जाने के लिए पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया, लेकिन रैलेयेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थीं, और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था, उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रैलेयेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रैलेयेव की माफी नामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रैलेयेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रैलेयेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख लें, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। पटकथा लेखक माइकल आर्लेन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्तरां 21 में जाने का फैसला किया। वहां पर वे लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए, जिन्होंने उन्हें रिहर्सल खरीदने की अव्यावहारिक सलाह दी। बार के अंदर पहुंचने पर आर्लेन की मुलाकात लुइस बी. मेयर से हो गई, जो उनके पुराने परिचित थे। लुइस ने आर्लेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर आर्लेन ने इस तरह से जवाब देना शुरू किया, मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का प्रस्ताव रखा? आर्लेन ने असली बात को छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा। इस बार आर्लेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हां कह दिया। द लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनेक्डोट्स से विल्फटन फ्रेडमैन, संपादक पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह चमकता है तो ईस्टर पूरी तरह खुल जाते हैं। खुले हुए ईस्टर को देखकर केंकड़ा उसमें कोई कंकड़ या तिनका डाल देता है। चूंकि ईस्टर अब दोबारा बंद नहीं हो सकता, इसलिए यह केकड़े का आहार बन जाता है। उस आदमी की किस्मत भी ईस्टर की तरह ही होती है, जो अपना मुंह जरूरत से ज्यादा खोलता है और श्रोता की दया पर जिंदा रहता है। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब आगंतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ जटिल शब्द बोल देती थी, जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा
कोई नहीं करता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय, अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपने होंठ न हिलाएं। मैं जितनी ज्यादा देर तक चुप रहता हूं, दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूं। अगर सम्राट रहस्य न हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। नियम 5 प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। विचार प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएंगे कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शक्ति की कुंजी हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हों, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं। उनके चरित्र में ऐसे खफूफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है। मुद्राएं, शब्द, कार्य, समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकनों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। आपको एक गहलती या आपके हुलिये में एक भी अजीब या अकस्मात परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों की पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच सशक्त है। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे वह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। यह गुण आपको दूसरों से अलग कर देगा और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए ताकि धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाए और इसकी नींव मजबूत बनाए। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभा मंडल भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहां तक कि भय भी जाग जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्टिन रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन रोमल के आने की कयाह सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। ठोस प्रतिष्ठा बनने के बाद अपने शत्रुओं की आलोचनात्मक टिप्पणियों से नाराज या रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड्डी न दिखाए। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खास तौर पर जब वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज्यादा होता है। अगर वह आप पर
पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अब भी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में ही आप अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज्यादा दूर तक न जाएं, क्योंकि इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी हो तो अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए अधिक सूक्ष्म रणनीतियों का प्रयोग करें, जैसे व्यंग्य या मखौल। इससे लोग आपको मजेदार मस्खरा मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ मजे लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसकी भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। जैसा सिसेरो ने कहा है, जो लोग शोहरत के खिलाफ बहस करते हैं वे भी इसके विरोध में ऐसी किताबें लिखना चाहते हैं जिनके कवर पर उनका नाम हो। शोहरत का विरोध करते हुए भी वे मशहूर होना चाहते हैं। हर चीज का आदान प्रदान होता है। हम अपने दोस्तों को अपना सामान दे सकते हैं, जरूरत पड़ी पर उनके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी शोहरत बांटने के मामले में दूसरों को अपनी प्रतिष्ठा का उपहार देने का उदाहरण मुश्किल से मिलेगा। तस्वीर हीरों और माणिकों से भरी। आपने इस कहान को खोजा खुदाई की थी और अब आपकी दौलत सुनिश्चित है। इसकी रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा करें। हर दिशा से डकैत और चोर इसे लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के बारे में असावधान न रहें और लगातार इसे चमकाते रहें। समय जवाहरातों की चमक फीकी कर देगा और उन्हें ओझल करके दफन कर देगा। विशेषज्ञ की राय, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्य को बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि जब वह नए अनजान देशों में जाए तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा उसे पहले ही वहां पहुंच जाए। बहुमत की राय पर आधारित शोहरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग बड़ानी से ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, अभी तक आपने लॉ 1 से लेकर लॉ 5 तक की ताकत को समझा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। लॉ 6 से लेकर लॉ 48 तक हर एक नियम एक हथियार है जो आपको पावर के बैटल ग्राउंड में अनबीटेबल बनाएगा। मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें बाकी के सारे पावरफुल लॉज आपके लिए तैयार हैं, एकदम ऑडियो बुक स्टाइल में। बस डिस्क्रिप्शन या पिनेड कमेंट में जाकर पावर लॉज प्लेलिस्ट पर क्लिक करो और सीखते जाओ कैसे दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है। और हां, अगर आपको ऐसे ही डीप और पावरफुल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली वीडियो और भी होने वाली है।